Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you about the micro part of economics. That's microeconomics, right? In this lecture I will start डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसमें हम डिमांड और सप्लाई के बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से क्या होता है, हर एक चीज़, हर एक पर्सपेक्टिव। उसके बाद आपको डिमांड एंड सप्लाई समझने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन हैविंग मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो सो दैट उनको भी इससे फ़ायदा मिल जाएगा, राइट। और कमेंट्स में मेंशन किया करो कि आपको सेशन कैसा लगता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक करो सभी, राइट। सबसे पहले हम समझेंगे डिमांड और सप्लाई एनालिसिस का मतलब क्या होता है। डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होता है, हम इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, हम रिलेशनशिप बताते हैं इसमें, किसमें, डिमांड और सप्लाई में। डिमांड कौन करता है, डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और सप्लाई कौन करता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। तो इसी बारे में हम आज जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में हम जानते हैं ये हमें रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी ऑफ गुड एंड प्राइस, ठीक है। गुड और प्राइस के बारे में हमें ये बताता है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसका प्राइस कितना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम डिमांड और एनालिसिस में एक रिलेशनशिप बताते हैं। वो रिलेशनशिप किसके बारे में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्राइस के बीच में। सबसे पहला पॉइंट हमें ये बनता है इसमें। डिड यू अंडरस्टैंड। सो उसके बाद जो है, इसका मतलब जब हम डिमांड एंड सप्लाई में रिलेशनशिप बताते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्राइस के बारे में, दैट मीन्स हम इस डिमांड और सप्लाई को, इस रिलेशनशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप जो है दैट इज डिमांड साइड, और दूसरा जो है दैट इज सप्लाई, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे व्हाट इज डिमांड, और उसके बाद समझेंगे सप्लाई क्या होती है, और दोनों को कंबाइन करके देखेंगे क्या क्या रिजल्ट्स हमें निकल के आता है। जब हम सबसे पहले बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, तो डिमांड का मतलब क्या होता है ये हम इसमें समझेंगे। क्वांटिटी ऑफ एनी गुड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। मतलब ये होता है कि कोई भी गुड जो एक कंज्यूमर क्या करता है, वो विलिंग होता है, वो क्या करता है, उस गुड को खरीदता है। कहाँ, किस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे। सपोज समझो एक एग्जांपल, सपोज ये प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। सपोज राइस ले लो, वीट ले लो, मिल्क ले लो, कोई भी आप चीज़ ले लो। तो ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर क्या करता है, ये आता है और ये इसको चाहिए, प्रोडक्ट ए भी चाहिए इसको, प्रोडक्ट बी भी चाहिए इसको, प्रोडक्ट सी भी चाहिए इसको। सपोज प्रोडक्ट ए का प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, प्रोडक्ट बी का प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है, प्रोडक्ट सी का प्राइस जो है दैट इज 80 रुपीज़। ये इसका प्राइस है। तो दैट मीन्स कंज्यूमर आता है, C1 कंज्यूमर आता है, ये क्या करता है, इन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, बाई करता है। दैट मीन्स जब इनका प्राइस 100 है, 80 है, 50 है, तो दैट मीन्स ये इन प्रोडक्ट्स को खरीद पा रहा है। दैट मीन्स ये अफोर्ड कर पाता है कि इन प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है उस प्राइस के बेसिस पे इनको खरीद पा रहा है। दैट मीन्स कंज्यूमर यहाँ पर विलिंग है क्या करने के लिए, इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए डिफरेंट प्राइसेस पे। तो दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम, डिमांड। हम डिमांड करते हैं, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। दैट मीन्स वो डिमांड करता है प्रोडक्ट ए की, प्रोडक्ट बी की, प्रोडक्ट सी की, और इन प्रोडक्ट्स की, इनके प्रोडक्ट्स का जो भी प्राइस होता है उस प्राइस पे वो तैयार हो जाता है उस गुड को खरीदने के लिए। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, डिमांड ऑफ एनी गुड दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस का मतलब होता है डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एनी गुड, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिमांड का मतलब। आगे देखेंगे और क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन, आर एस जो मैंने लिखा है यहाँ पर इसका मतलब रिलेशनशिप, बी डब्ल्यू जो लिखा मैंने शॉर्ट में, बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड। अब ये जो होता है
क्वांटिटी और प्राइस की हम बात करते हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये हम बात करते हैं कंज्यूमर या हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से हम बात करते हैं। मतलब जब डिमांड की हम बात करते हैं, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि ये कंज्यूमर ही डिसाइड करता है उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस प्राइस पे चाहिए इसको, किसको, इस प्रोडक्ट को। तो दैट मीन्स ये होता है रिलेशनशिप किसके बीच में, क्वांटिटी और प्राइस पे, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड या कंज्यूमर की हम बात करते हैं। मतलब ये होता है क्या एक कंज्यूमर वो विलिंग होता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जब अगर वो विलिंग होता है तब वो उस प्रोडक्ट को खरीद पाता है, तब वो प्रोडक्ट को डिमांड करता है। सपोज पर्सन ए ले लो, ये प्रोडक्ट, ये किसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल वीट को डिमांड करता है, ठीक है, तो दैट मीन्स पर्सन ए विलिंग है क्या खरीदने के लिए, वीट को खरीदने के लिए, किस प्राइस पे, जो भी इसका प्राइस होगा। तो दैट मीन्स डिमांड क्या है, डिमांड इज ए विलिंगनेस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आएगा कि डिमांड क्या है, आपको बोलना है डिमांड क्या है, डिमांड इज ए विलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएसबी क्या पूछ सकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, जब हम डिमांड की बात करते हैं किसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपको बोलना है डिमांड जो है ये हाउस होल्ड या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये था अबाउट डिमांड। लेकिन जब हम सप्लाई की बात करेंगे, सप्लाई किसके साथ रिलेटेड है, ये फर्म्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि फर्म्स जो होते हैं वही फर्म्स जो होती हैं यही प्रोड्यूस करते हैं ना। दैट मीन्स एक फर्म ले लो, एक ये फर्म ए है, ये क्या करता है, ये शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, ये वीट को जो वीट की प्रोडक्शन करता है, या शुगर केन से क्या निकालता है, शुगर बनाता है। तो दैट मीन्स ये किसका काम होता है, एक फर्म का काम होता है। तो दैट मीन्स जब एक फर्म तैयार होती है उस चीज को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जब उस चीज को प्रोड्यूस करता है, शर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है, वीट प्रोडक्शन करता है, या शुगर जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है, या उसको जो है क्या करता है, पैकेजिंग करता है शुगर की, और फिर तैयार हो जाता है क्या करने के लिए, बेचने के लिए। कहां पर, मार्केट में बेचने के लिए। तो दैट मीन्स ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट ए प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। ये एक ऐसा, ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है, गुड्स की क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीट बोला, राइस बोला, शुगर केन बोला, शर्ट्स की मैंने बात की। जो एक प्रोड्यूसर होता है वो विलिंग होता है इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, किस प्राइस पे, डिफरेंट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल इसको बोला जाता है कि शर्ट पे इसको प्राइस मिलता है सपोज 1000 रुपीज, शुगर पे इसको मिल रहा है 500 रुपीज, सपोज राइस पे इसको मिल रहा है 200 रुपीज पर केजी ले लो, या 10 kg ले लो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है, जब प्रोड्यूसर विलिंग होता है अपनी चीजों को क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, उस चीज को हम बोलते हैं, हम सप्लाई की बात की जाती है। किन प्राइस पे, डिफरेंट प्राइसेस पे। आई होप यहां तक आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा, राइट। अब आपने समझा बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई का, तो दैट मीन्स हम अब क्या करेंगे, डिमांड एनालिसिस करेंगे, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप थम्स अप करो, जल्दी से जल्दी लाइक करो, किसको जो लाइक बटन है उस पर क्लिक करो जल्दी से। दूसरी बात देखो, ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो आप जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है, डिमांड के बहुत सारी टाइप्स होते हैं। अगर आपको ये डिमांड समझ में आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहे हैं और इसका ग्राफ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स क्या है, एक इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है लॉ ऑफ डिमांड, अब अभी तक मैंने बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या होता है, जो कि जो हाउस होल्ड या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे, कि एक कंज्यूमर जो विलिंग होता है उस प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, बाय करने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस पे। लेकिन यहां पर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात, लॉ क्या बोल रहा है, डिमांड वाला लॉ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड विल be having inverse relation with its price keeping other factors constant। मतलब समझो इसका क्या होता है, सपोज जो भी एक गुड जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी डिमांडेड,
वो क्या होता है, एक गुड का जो क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है गुड्स की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, प्राइस को। इसका मतलब क्या होता है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड। बोला जाता है जो क्वांटिटी ऑफ गुड विल बी हैविंग इनवर्स रिलेशन विद द प्राइस, मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो डिमांड की जाती है गुड्स को, वो किसके साथ उसको इनवर्स रिलेशन है, प्राइस के साथ। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब ये है इसका कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो होती है वो क्या होती है, डिमांड रिड्यूस हो जाती है। फिर से मैं रिपीट करूँ, आई एम रिपीटिंग दिस, अगर एक प्रोडक्ट का, एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। इसी को बोला जाता है जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो इनवर्स रिलेशनशिप है। क्वांटिटी को किसके साथ रिलेशनशिप है, प्राइस के साथ, लेकिन कौन सी रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज शर्ट्स हैं, या आप किसी भी प्रोडक्ट को, सपोज आप डीओ खरीद रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, राइस देख रहे हो, राइस या वीट या ओनियन या कोई भी चीज़ आप जब खरीद रहे हो, जब आप देख रहे हो कि उसका प्राइस जो है मार्केट में कम है, ठीक है, जब उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम होता जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे, क्योंकि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोल रहा है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है प्राइस और किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप है। दैट मीन्स प्राइस अगर प्रोडक्ट का बढ़ता जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है, डिमांड जो हो जाएगी वो कम हो जाएगा, ठीक है। सपोज इसका मतलब अगर आपको एक क्या कर खरीद रहे थे, आप वीट को खरीद रहे थे, लेकिन वो वीट जो है वो पहले 100 रुपी kg था, 100 रुपीज 1 kg था, ठीक है। अब देखो क्या किया, इसको क्या किया गया, 100 से अब कितना हो गया, 150 रुपीज का। तो दैट मीन्स अब प्राइस बढ़ गया, तो दैट मीन्स इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग जो है इसकी डिमांड, इसको कंज्यूम करना कम करेंगे, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे इसको, जब क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। बस मुझे यहाँ पर यही, इसी पॉइंट को मुझे ज़्यादा फोकस करना है। एक और कीवर्ड जो मैंने इसमें लिखा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब जो बाकी फैक्टर्स उनको कांस्टेंट रखा जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम, इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इनकम को कंसिडर करेंगे, कि इसका मतलब यहां से अगर इनकम आपकी बढ़ जाएगी तो आप उस चीज को क्या करोगे, उस चीज को आप खरीद पाओगे ना। सपोज समझो इसका मतलब क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूं कोई शर्ट है या मोबाइल फोन ही ले लो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मोबाइल फोन है, सपोज मोबाइल फोन का प्राइस जो है वो 10K है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस मोबाइल फोन का प्राइस जो हो गया वो 15K हो गया, ध्यान से समझो, 15K हो गया। इसका मतलब इसका प्राइस क्या हो गया, इसका प्राइस अब बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया, आप इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहां से मैंने बोला कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी जितने भी फैक्टर्स उनको कांस्टेंट रखना है। मतलब मैंने यहां पर इनकम की बात की, इनकम को कांस्टेंट रखना है। इनकम इंक्रीज हो जा रहा है, होता है आपका, या डिक्रीज होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड को। क्वेश्चन है, अगर इनकम बढ़ जाता है, सपोज अगर हम बोल रहे हैं इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर इनकम जो है उसको कांस्टेंट नहीं किया जाएगा, दैट मीन जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, आप इसको खरीदोगे ना, 15,000 में भी खरीद पाओगे आप इसको। इसका मतलब इसकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप उसको खरीद भी पा रहे हो। उसकी अगर उसकी जो है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, सपोज 10 से 15, तो अब आप इसको खरीद पा रहे हैं क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में बोला जाता है कि इनकम को, सपोज जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखो, दैट मीन्स इनकम को कांस्टेंट रखो, फिर आप बात करो किसकी, डिमांड, और किसकी बात करेंगे हम, प्राइस की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड और प्राइस जो है इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है इनकम की बात करेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ एक डिटर्मिनेंट होता है हाउ मच वी आर डिमांडिंग, क्योंकि इनकम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा डिटर्मिनेंट होता है जो हमें बताता है कि हम कितना डिमांड करेंगे। अगर हमें इनकम बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगर हमारा इनकम कम होगा तो हम कम डिमांड करेंगे, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में इसको क्या किया जाता है, इसको कॉन्स्टेंट रखा जाता है, ठीक है।
अगर इनकम बढ़ जाएगा, इफ इनकम इज हायर वी आर डिमांडिंग मोर, हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर उसका प्राइस बढ़ता भी है बट स्टिल वी आर डिमांडिंग इट, क्योंकि हमारे पास इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दैट मीन्स हमें लॉ ऑफ डिमांड के केस में इनकम को कांस्टेंट करना पड़ता है। इसका मतलब जब हम, मैंने अभी बोला लॉ ऑफ डिमांड की बात करो या सप्लाई की बात करो, ये हमें किसके बारे में रिलेशनशिप देता है, ये किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप क्वेश्चन है यहाँ पर, ये प्राइस क्यों यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, कहाँ पर, वर्टिकल एक्सिस पे, और ये क्यों एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है। जो भी जो जिस चीज को हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, दैट मीन्स प्राइस डिपेंड करता है किस पे, क्वांटिटी डिमांड पे। दैट मीन्स उस क्वांटिटी का प्राइस अगर कम है तब हम उस चीज को क्या करेंगे, खरीद पाएंगे। तो यहां समझो इसका मतलब क्या है, यहां पर इस ग्राफ का ये मैंने इस तरीके से दिखाया, दैट मीन्स स्लोप इसका क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। मतलब ये है कि क्या हो रहा है, जब एक इसका प्राइस क्या हो रहा है, यहां पर फिर से देखो, यहां पर मैं फिर से दिखाऊंगा आपको इसका मतलब क्या है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से दिखाया, यहाँ पर मैंने प्राइस दिखाया, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को दिखाया, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर मैंने ग्राफ दिखाया डाउन। सो दैट मीन्स इसका मतलब डिक्लाइन क्या हो रहा है, जितना प्राइस कम होता जा रहा है, यहाँ से क्या होता जा रहा है, डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। प्राइस जितना डिक्लाइन होता जा रहा है, डिमांड आप ज्यादा करते हो। इस स्लोप का मतलब, इस ग्राफ का मतलब यही है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिमांड करो की, वो क्या आपको बोला, सबसे पहला पॉइंट एसएसबी के लिए क्या बनेगा, किसी भी एग्जाम के लिए क्या बन सकता है, सबसे पहला बोलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिमांड करो। इसका स्लोप जो है डाउनवर्ड स्लोप है, यस इसका स्लोप है डाउनवर्ड स्लोप। इस डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या होता है, इस डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है जितना प्राइस डिक्लाइन होता जा रहा है उतना क्वांटिटी क्या है, कम होती जा रही है। देखो प्राइस है ना कम होता जा रहा है, प्राइस कम होता जा रहा है ना, इसका मतलब प्राइस डिक्लाइन हो जा रहा है। और यहाँ से कौन सा कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट जो है डाउनवर्ड स्लोप है। नंबर सेकंड पॉइंट जो है, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड, जो मैंने आपको पहले ही बोला। इसका मतलब समझो, प्राइस इंक्रीज, फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहले वीट का प्राइस था 50 रुपीज, मतलब ये ज्यादा प्राइस था, ये हम एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरी बात, क्वांटिटी ऑफ वीट क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे लेस। अगर वीट का प्राइस 50 रुपीज है तो हम वीट को डिमांड क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। दैट मींस प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर इसी वीट का प्राइस 50 से कितना हो गया, 25, इसका मतलब इसका प्राइस क्या हो गया, अब डिक्लाइन हो गया। इसका मतलब हम क्वांटिटी को क्या करेंगे, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। तो दैट मीन्स बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। ये था अबाउट लॉ ऑफ डिमांड और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने आपको बोला। हाँ, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब हम रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी किसके बीच में रिलेशनशिप होती है, क्वांटिटी और किसके बीच में, प्राइस के बीच में। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में। मतलब ये है क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड किसके डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसके साथ, प्राइस के साथ। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये, इसको बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, किसके बीच में, क्वांटिटी और प्राइस में। आपको बोलना है पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर लॉ ऑफ डिमांड में आ जाएगा, क्वांटिटी और प्राइस के बीच में आपको बोलना है नेगेटिव रिलेशनशिप। मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका सप्लाई बढ़ता अगर एक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ए जो है, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल शर्ट्स जो है मार्केट में पहले 1000 था, अब 1500 की शर्ट मार्केट में मिल रही है। तो दैट मीन्स 1000 से कितना हो गया, 1000 रुपीज से कितना हो गया, 1000 to 1500 इसका प्राइस हो गया। तो दैट मीन्स प्राइस क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म में काम करने वाले होते हैं, जो फर्म में इन शर्ट्स को बनाते हैं, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स को बनाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो दैट मीन्स हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू
से हैं, दैट इज ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो दैट मीन्स यहाँ पर यही है, यहाँ पर कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सप्लायर। अदर फैक्टर्स कौन? इन सप्लाई, in supply other factors can also determine the supply like raw material technology। सप्लाई में क्या किया जाता है, इसका जितना प्राइस क्या हो रहा है, जितना क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, जितना प्राइस बढ़ता जा रहा है, उतनी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लेकिन मैंने बोला था डिमांड में हम इनकम को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पर इनकम को भी कांस्टेंट रखते हैं और बाकी जो है फैक्टर्स को भी कांस्टेंट रखा जाता है। सपोज रॉ मटेरियल की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, सपोज अगर इनको रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल कौन, जो शर्ट्स बनाते हैं, इनको जो क्लोथ मिल रहा है, क्लोथ हो गया शर्ट्स का रॉ मटेरियल, अगर इस रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो दैट मीन्स इनको जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इनको जो क्लोथ है रॉ मटेरियल को जब ये खरीद रहे हैं उसका प्राइस कम हो गया। जब उसका प्राइस कम हो गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स को बनाएंगे, क्योंकि इनको जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब तब भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तब भी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी फैक्टर डिसाइड करता है। टेक्नोलॉजी कैसे डिसाइड करता है? क्योंकि अगर उनके पास कोई मशीन है, पहले एक पर्सन बनाता था, वो दिन में 2 या 3 शर्ट्स को बनाता था, 3 शर्ट सपोज, लेकिन अगर इनके पास अभी मशीन है, ये दिन में 100 शर्ट्स को बनाते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से भी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा। तो दैट मीन्स इन सभी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि इसमें लॉ ऑफ सप्लाई में अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, ज्यादा होती है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर। क्योंकि एक सप्लायर देख रहा है मार्केट में, अगर मैं पहले किसी चीज को बेच रहा था 1000 रुपीज में और अब उसी का प्राइस हो गया 1000 to 500, तो दैट मीन्स वो देख रहा है मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, वो इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। आ रही बात समझ? यहाँ पर डिमांड की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्राइस की बात करूँ। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई, लेकिन अब प्रोड्यूसर क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्यों करेगा? अगर प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है और सप्लायर जो होता है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज़्यादा है, तो सप्लायर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा करेंगे, दैट मीन्स अगर प्राइस कम होता जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर मार्केट में अभी बहुत कम पैसा मुझे मिल रहा है, मैं ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा सप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट जो है बहुत कम मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन जब इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका मतलब मैंने पहले ही बोला, प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब इसका करो क्या होगा, अपवर्ड करो होगा। इसका मतलब जितना प्राइस बढ़ता जा रहा है उतना क्या हो रहा है, यहाँ से देखो प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और उस पर क्या होती है, क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस P1 था, यहाँ पर पहले प्राइस इतना था, फिर प्राइस इतना था, फिर प्राइस, पहले प्राइस था 10 रुपीज़, फिर प्राइस हो गया 20 रुपीज़, फिर प्राइस हो गया 30 रुपीज़, फिर प्राइस हो गया 40 रुपीज़। तो यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, सपोज यहाँ पर सिर्फ सपोज 50 शर्ट्स को बेच रहे थे, 50 शर्ट्स, लेकिन जब 20 रुपीज़ प्राइस हो गया तो अब कितने सप्लाई करने लगे, 60 शर्ट्स का सप्लाई। जब 30 रुपीज़ प्राइस हो गया तो ये कितना सप्लाई करने लगे, क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, यहाँ पर 70 शर्ट्स। जब 40 रुपीज़ प्राइस हो गया तो प्राइस बढ़ता गया, यहाँ पर इन्हें 100 शर्ट्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसी को बोला जाता है, जितना प्राइस बढ़ता है, प्राइस जितना बढ़ जाएगा उतना क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, किसकी, डिमांड, इसकी सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, सप्लाई करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो इसमें ये क्या है, अपवर्ड स्लोप, स्लोप अपवर्ड है। क्या ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। और यही लिखा है मैंने, क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। मींस इफ वी ऑफर वेरी लो प्राइस टू प्रोड्यूसर, अगर हम क्या करते हैं, बहुत कम प्राइस करते हैं ऑफर, किसको, प्रोड्यूसर को। दैट मीन्स जब हम मार्केट में जाते हैं और सप्लाई कोई चीज होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उस प्रोड्यूसर को, बोल रहे हैं कि या जिससे हम खरीद रहे हैं उस चीज़ को, हम बोल रहे हैं इसको नहीं, अगर आप हमें 100 रुपये बोल रहे हैं, हम आपको 100 रुपये नहीं देंगे, हम आपको 50 रुपये दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको हम ऑफर करते हैं लो प्राइस, किसको, प्रोड्यूसर को लो प्राइस
हम ऑफर करते हैं, क्या वो उससे खुश हो जाएगा? नहीं, वो खुश नहीं हो जाएगा। क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा? नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं हम विलिंग है इसको खरीदने के लिए ₹50 में, लेकिन आप बोल रहे हैं ₹100 में, तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर जो है वो खुश नहीं हो जाएगा। यही मैंने लिखा, मीन्स इफ वी ऑफर वेरी लो प्राइस टू प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल ₹10 पर केजी ऑफ शुगर, अगर हम ₹10 में शुगर खरीद रहे हैं, ठीक है, द प्रोड्यूसर विल नॉट हैव मच इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूसर के पास पैसा भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिल जाएगा कि वो और प्रोडक्शन करे। वो क्या करेगा फिर? ही विल प्रोड्यूस लेस। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन लेंगे, बट इफ वी इंक्रीज द ऑफर, हम क्या कर रहे हैं? हम ऑफर कर रहे हैं कि हम ठीक है बोल रहे हैं इसको, ठीक है, अगर आप ₹100 का बोल रहे हो, हम ₹100 में खरीदने के लिए तैयार हैं। से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ₹10 से ₹25 अब क्या खरीद रहे हैं? हम शुगर को खरीद रहे हैं। वो क्या हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा। मोर ही विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल टू गेट मोर प्रॉफिट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आया होगा, सप्लाई और डिमांड एनालिसिस। एक और पॉइंट है यहाँ पर जो समझना ज़रूरी है, वो क्या है? वो है but in realistic situation consumers and producers are not isolated, both are interacted with each other। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं किसकी, एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन का मतलब यहां पर ये है कि सॉरी रियलिस्टिक सिचुएशन की, लेकिन जब रियलिटी की बात करते हैं हम देखते हैं कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर नॉट आइसोलेटेड, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये आइसोलेटेड नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये इकट्ठे हैं, मतलब एक साथ काम करते हैं। दैट मीन्स जब तक प्रोड्यूसर तैयार नहीं होगा तब तक कंज्यूमर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करने के बाद ही एक पॉइंट पे आ जाते हैं जिस प्राइस पे वो तैयार हो जाते हैं दोनों। दैट मीन्स प्रोड्यूसर तैयार हो जाता है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी प्राइस ए पे, और कंज्यूमर भी तैयार हो जाता है उसको खरीदने के लिए उस प्राइस पे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कंज्यूमर, ये सप्लाई और डिमांड जो है, या कंज्यूमर और सप्लायर जो है, ये कोई आइसोलेटेड क्वांटिटीज नहीं है, ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उस ये जो है ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन यही है ना। तो दैट मीन्स अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ए है, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए को जो प्रोड्यूसर होता है वो तैयार होता है उसको खरीदने के लिए, और इसी प्राइस पे कंज्यूमर जो होता है, जो प्रोड्यूसर जो होता है उसको सेल करने के लिए तैयार हो जाता है प्राइस ए पे, और प्रोड्यूसर क्या करता है और कंज्यूमर क्या करता है, वो उसको बाय करने के लिए तैयार होता है किस पे? इसी प्राइस पे। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसका मतलब जो रियलिस्टिक सिचुएशन डिमांड एंड सप्लाई की है वो क्या है? वो हम देखते हैं डिमांड और सप्लाई। तो दैट मीन्स यहाँ से मैं प्राइस लूंगा, यहाँ से मैं क्वांटिटी लूंगा, और जब मैं पहले डिमांड करो ड्रा करा था कुछ इस तरीके से, और सप्लाई करो कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये मीट करेंगे। इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं हम। ई मैं लिखूंगा, इसको ध्यान से समझो, यहाँ पर ही मैं समझाऊंगा, यहाँ पर आप समझो इसको सारी। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, प्राइस, और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी की बात की, ये डिमांड करो था और ये सप्लाई करो है। एक पॉइंट आता है जहां पर ये मीट करते हैं, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, वो तैयार हो जाता है, वो विलिंग हो जाता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, सेल बाय करने के लिए, और प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर तैयार होता है उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे सेल करने के लिए। तो दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन आ जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, ये कौन सी सिचुएशन आपको बोलना है? ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, और इस इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। और जब मैं इस लाइन को देखता हूँ, किस लाइन को, जो ड्रा होती है नीचे इसके ऊपर, इस लाइन को देखता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम?
क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और यहाँ पर जब प्राइस की बात करूंगा, इस पॉइंट का जो प्राइस है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। यही मैंने लिखा, क्यू ई मैंने लिखा यहाँ पर क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और पी ई जो लिखा इक्विलिब्रियम प्राइस एट इक्विलिब्रियम, और ई क्या है, ये इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। इन इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, डिमांड एंड सप्लाई आर कॉल्ड एज मार्केट फोर्सेस। डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्सेस बोला जाता है। तो इसको एसएसबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करो। अब ई जो है दैट इज एट इक्विलिब्रियम में है, क्या क्या कंडीशंस हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। द क्वांटिटी विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट ए प्राइस मैच exactly with the quantity that a consumer is willing to buy। पॉइंट ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एक क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर जो होता है वो तैयार होता है उस क्वांटिटी को बेचने के लिए एक प्राइस पे, और उसी प्राइस पे कंज्यूमर क्या करता है, उसको खरीद रहा है, उसको बाय करता है। मतलब ये है, सपोज एक प्रोडक्ट है ए है और उसका प्राइस जो है ₹500 है, सपोज एक शर्ट है। तो सपोज मैं ले रहा हूं, ये एक ऐसा प्राइस है जिसको बोलता हूं मैं प्राइस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइस एट इक्विलिब्रियम। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो तैयार होता है इस शर्ट ए को खरीदने के लिए, बेचने के लिए कितने में, ₹500 में। तो ये विलिंग होता है सेल करने के लिए, कौन, प्रोड्यूसर। और इसी प्राइस पे जो कंज्यूमर होता है वो तैयार होता है इसको क्या करने के लिए, बाई करने के लिए। तो दैट मीन्स एक ऐसा प्राइस होता है जिस प्राइस पे कंज्यूमर और सेलर जो होता है इनका जो है ये मैच करते हैं एक दूसरे के साथ। यहां पर क्या होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एक सिंक्रोनाइजेशन मिलती है, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। एट ई बेस्ट, इसको बोल एट ई दैट्स एट इक्विलिब्रियम। ऑप्टिमल दैट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यहां पर रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल यूज होता है। क्वेश्चन आएगा कि किस पॉइंट पे और एक ऑप्टिमल या बेस्ट यूज होता है रिसोर्सेज का, जहां पर रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, आपको बोलना है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है। ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ जीरो वेस्टेज, क्योंकि जब यहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, प्रोड्यूसर भी विलिंग है उसको सेल करने के लिए उस प्राइस के ऊपर, और कंज्यूमर भी है वो तैयार है, विलिंग है उसको बाय करने के लिए उस प्राइस के ऊपर। तो दैट मींस यहाँ पर परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ जीरो वेस्टेज भी इस ई पॉइंट को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ जीरो वेस्टेज, आपको बोलना है ये भी करेक्ट है। आपको आ जाएगा कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इसको बोला जाता है यहाँ पर ऑप्टिमल यूज, बेस्ट पॉसिबल यूज होता है रिसोर्स का, आपको बोलना है ये भी ट्रू है। दैट मींस ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ किसकी, इक्विलिब्रियम पॉइंट की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ। सो व्हेन वी अलाउ डिमांड एंड सप्लाई टू इंटरेक्ट फ्रीली इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, जब हम अलाउ करते हैं डिमांड और सप्लाई को फ्रीली इंटरेक्ट करने के लिए, जब वो फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई जो है जब वो फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक ऐसा प्राइस हम ले लेते हैं जिस प्राइस के ऊपर कंज्यूमर भी तैयार होता है बाय करने के लिए और प्रोड्यूसर भी तैयार होता है सेल करने के लिए, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, तब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। बात समझ में आ रही है, जब क्या होता है डिमांड और सप्लाई फ्रीली इंटरेक्ट करेंगे। यहां तक आई होप पूरा समझ आया होगा। इससे आगे हम इसको नहीं लेकर जाएंगे, हम सिर्फ कल क्या लेकर आएंगे, कल हम लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, और उसमें से एक क्वेश्चन उसमें से भी आपको देखने को मिलेगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, सभी क्लासिफिकेशंस को हम देखेंगे जहां जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कल इसका एक लास्ट लेक्चर आएगा डिमांड और सप्लाई, जहां से आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। मैं बोलूंगा कहां कहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और कहीं और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। और इसमें बहुत सारे डिबेट्स है एक्चुअली, रियलिस्टिक सिचुएशन किस में होता है, कैसे होता है, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता तब क्या सिचुएशंस होती हैं। मतलब इसमें बहुत ये कंट्रोवर्शियल, ये जो है डिबेट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो
यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।